Dear students, today I shall discuss slave dynasty. स्लेव डायनेस्टी को हम डिस्कस करेंगे। स्लेव डायनेस्टी के तीसरे रूलर से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, इसलिए हम इसको राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कह सकते हैं। जब भी हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ना चाहते हैं तो स्लेव डायनेस्टी से ही शुरुआत करते हैं। अब ये तीन वर्ड हैं, स्लेव, ममलूक और इल्बरी, इनको समझ लीजिए। स्लेव का मतलब होता है गुलाम और उसको अरबी में कहते हैं ममलूक। तो स्लेव डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी आर द सेम एट द सेम टाइम, क्योंकि ये इल्बरी तुर्क लोगों के जरिए इस्टेब्लिश की गई या फाउंडर मेंबर्स जो थे इसके वो इल्बरी तुर्क थे, तो इसलिए इल्बरी डायनेस्टी भी बोलते हैं हम। इसका जो रेन है यानी इसका जो शासनकाल है वो 1206 से लेकर 1290 तक है। करीब करीब 85-86 साल इनका शासनकाल है। क्यों इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं ये जरा समझ लेते हैं। क्योंकि इसके जो 3 इंपॉर्टेंट सुल्तान थे, सुल्तान तो बहुत सारे हैं लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्लेव थे, गुलाम थे अपने पिछले राजाओं के। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव थे मोहम्मद गौरी के, ठीक है, और इल्तुतमिश स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, याद रहेगा, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी बेसिकली जो अफगानिस्तान के राजा थे। इल्तुतमिश स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। स्लेव होने के साथ साथ ये सन इन लॉ भी थे, ये बात याद रखिए। सन इन लॉ है तो वो स्लेव की तरह हो गई। बलबन इल्तुतमिश के स्लेव थे, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी। ये तीनों अहम बादशाह हैं, अहम रूलर हैं इस डायनेस्टी। क्या बात समझ में आती है? अब हम पहले रूलर की बात कर लेते हैं। पहले रूलर जो कि बेसिकली हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इसके फाउंडर हैं पहली तुर्किश किंगडम के नॉर्थ इंडिया में। इनका जो शासनकाल है यानी इनका जो रेन है वो 1206 से लेकर 1210 तक, लगभग 4 साल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये पहले आपके फाउंडर, बेसिकली फाउंडर है ये तुर्किश किंगडम के नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद कहाँ से ये रूल करते थे? ये रूल लाहौर से करते थे, इसीलिए दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, क्योंकि ये तो रूल लाहौर से करते थे, तो दिल्ली सल्तनत की तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। दूसरी बात, इनकी एक बड़ी खास बात थी, ये बड़े ही ग्रेट डोनेटर थे, बड़े फयाज किस्म के आदमी थे। कोई एक मांगता था तो ये लाख खर्च करते थे उसके ऊपर। तो बड़े ही ग्रेट डोनेटर थे, इसीलिए इनका जो नाम पड़ गया, इनका जो नाम लोगों ने लेना शुरू कर दिया, वो लाख बख्श पड़ गया, यानी मींस गिवर ऑफ लाख, यानी लाखों खर्च करने वाला। तो ये इनकी एक खास बात है जिसको हम क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं। इसके बाद he started construction of कुतुब मीनार। It is again an important point. Started, इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, फिनिश नहीं किया, ये बात याद रखिए। अच्छा, कुतुब मीनार का नाम इनके नाम पर नहीं है। ऐसा लगता है कि इनके नाम में क्योंकि कुतुब लिखा हुआ है तो इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार होगा। दरअसल उस वक्त के एक सूफी सेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, और बड़े फेमस सूफी सेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हम डिस्कस करेंगे किसी वक्त में। इनके नाम पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया। अलबत्ता कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिनिश नहीं कराया, ठीक है, वो इल्तुतमिश ने कराया, अभी आगे आएगा। आफ्टर दैट इनकी डेथ कैसे हुई? इनकी डेथ बेसिकली ये घोड़े पे से गिर पड़े थे जिस वक्त ये चौगान खेल रहे थे, जो कि बेसिकली पोलो की एक फॉर्म होती है। उससे इनकी चोट लग गई। चोट लगने के बाद ये कुछ दिन जिंदा रहे, जैसे मरने से पहले आदमी रहता है कुछ दिन पहले जिंदा, फिर इनकी उसी में डेथ हो गई। आफ्टर दैट कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मसाजिद यानी मॉस्क बनवाई थी, जिनका जिक्र किया जाता है।
एक है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो कि बेसिकली मेहरौली यानी दिल्ली में सिचुएटेड है, कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में ही है। जो लोग जाते हैं देखने तो उनको ये भी देखने का मौका मिल जाता है। मैं अभी फोटो भी दिखाऊंगा। 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि शेल्टर ऑफ 2.5 डेज, इसका एक नाम है एक मस्जिद का जो कि बेसिकली अजमेर में सिचुएटेड है। तो ये दो मसाजिद हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहमतुल्लाह अलैह, कुतुबुद्दीन ऐबक जो रूलर थे पहले, उन्होंने बनवाई। मैं फोटो भी दिखा देता हूँ। ये वो मस्जिद है जो मेहरौली में है, दिल्ली में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, ये इसकी बिल्डिंग दिख रही है। आफ्टर दैट ये मस्जिद है जो बेसिकली 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, ये उसकी मेन इमारत है और ये पूरा उसकी पेरिफेरी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में सिचुएटेड है। आफ्टर दैट आराम शाह, क्योंकि उनकी डेथ हो गई तो फौरन ही आराम शाह जो कि बेसिकली अरम शाह जो कि बेसिकली बेटा था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसने फौरन ही कमान संभाल ली। बट इल्तुतमिश जो कि दामाद भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का और उस टाइम गवर्नर भी था बठिंडा का, बदायूं का गवर्नर भी था, उसने क्या किया, उसने 1 साल के अंदर अंदर इसको मार दिया, अपने साले को यानी मार दिया, अपने ब्रदर इन लॉ को उसने कत्ल कर दिया गद्दी के लिए। ये वहाँ आम बात है। तो 1210 से लेकर 1211 तक के इसका बेचारे का शासनकाल था अरम शाह का। तो अब 1 साल में ये इसकी क्या हिस्ट्री बनेगी क्या नहीं बनेगी। आफ्टर दैट हम इल्तुतमिश की बात करेंगे। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है यानी कि इसका जो शासनकाल है वो 1211 से 1236 तक लगभग 25 साल है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी से इसकी शादी कर दी थी और गवर्नर नियुक्त कर दिया था बदायूं का। आफ्टर दैट इसी को बेसिकली रियल फाउंडर भी कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। क्यों? क्योंकि इसने रूल करना शुरू किया दिल्ली से इन प्लेस ऑफ लाहौर। लाहौर से इसने शिफ्ट कर दिया अपना काम करने का जो जगह थी वो दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत इल्तुतमिश से हुई, ये बात याद रखिए। He completed construction of Qutub Minar. It is again an important point क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि किसने कंप्लीट की कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, किसने कंप्लीट किया, तो इल्तुतमिश आंसर होगा। किसने शुरुआत की, तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके नाम पर रख गया कुतुब मीनार, तो आंसर होगा जो काकी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अभी इसी लेक्चर में मैंने बताया। इसने इशू किया सिल्वर टका और कॉपर डिजिटल। ये आप देख सकते हैं अगर आप यूट्यूब उस पे गूगल पे जाके इसको सर्च करेंगे, बेसिकली कॉइन्स है ना, 2 सिक्के, तो सिल्वर टका और कॉपर डिजिटल ये इसने जारी किए थे। आफ्टर दैट ही डिवाइज्ड इक्तदारी सिस्टम। इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। इक्तदारी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है। द हेड ऑफ इक्ता वाज मुफ्ती। तो मुफ्ती बेसिकली क्या होता था, हेड होता था डिपार्टमेंट्स का, है ना, जो इक्तदारी सिस्टम होता था। आफ्टर दैट ही सेट अप ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स। तो इसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना जो स्लेव हैं, पहले तो ये उसका बकायदा इसने क्या किया, उसने एक तरह से संसद सी बना दी उनकी। तो 40 लोगों के ग्रुप बनाया उसने और इसको बोलते थे चहलगनी। तो चहलगनी आ सकता है। तो चहलगनी क्या होता था, इट इज ए ग्रुप ऑफ 40 और वो सब स्लेव होते। अब स्लेव का मतलब यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए, स्लेव का मतलब ऐसा नहीं होता कि जो आपके पैर दबा रहा है वही स्लेव होता है ना। स्लेव का मतलब मोटा मोटा अगर मेरी भाषा में समझे तो चम्मच मतलब चमचे, है ना, वो आप आज के दौर में भी देख सकते हैं भाई। तो स्लेव का मतलब वही है बेसिकली। स्लेव तो वरना बादशाहों के पास स्लेव की कमी होती होगी क्या, मतलब नौकरों की कमी होती होगी क्या। तो ऐसे नौकर जो कि बेसिकली कुछ जहनी हैसियत भी रखते हो, जिनसे कुछ राय मशवरा भी लिया जा सकता हो। ऐसा स्लेव नहीं जो कुछ जानता ही नहीं है, मतलब ये खाली पैर दबाना जानता है, खाली जूते उठाना जानता है, ऐसा स्लेव, ऐसे स्लेव किस काम का मतलब ये। और वो बादशाह कैसे संभाल लेगा फिर। तो स्लेव का मतलब बेसिकली चापलूस किस्म का आदमी जो हर वक्त पीछे लगा हुआ है,
और लॉयल भी होते थे, उसमें बहुत से अच्छे लोग भी होते थे। आगे बढ़ते हैं। ही पैट्रोनाइज मिनहाजुस सिराज। मिनहाजुस सिराज एक आदमी का नाम, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। हाँ, ये समझना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि कौन सा आदमी का नाम है, कौन सा इमारत का नाम है। मिनहाजुस सिराज एक बड़ी ही नोबेल लिरिक का नाम है, और ये ऑथर थे तबाकत नासरी। तबाकत नासरी एक इन्होंने किताब लिखी बेसिकली, जो कि इस्लामिक हिस्ट्री में है। और ये नासिरुद्दीन एक अगले बादशाह हैं इसी डायनेस्टी में, उनके जमाने में लिखी थी। मिनहाजुस सिराज को इन्होंने पैट्रोनाइज इस किताब के लिखने की वजह से नहीं किया, ये किताब तो बाद में लिखी इन्होंने। मिनहाजुस सिराज से ये काफी मुतासिर थे, तो इन्होंने काफी इज्जत दी इनको अपने दरबार में। तो मिनहाजुस सिराज की बात हो सकता है आगे और भी होगी, लेकिन तबाकत नासरी किसने लिखी, क्वेश्चन आ सकता है। मिनहाजुस सिराज ने लिखी, ये बात याद रखिए। ये बुक है, ठीक है, क्या चीज है, ये एक बुक है। और ये कौन है उसके, ये उसके ऑथर है। ये बात याद रखने वाली है। ओके, नाउ ही डाइड ड्यू टू इलनेस। बीमारी की वजह से इनकी डेथ हुई अपने महल में 1236। याद रखने वाली बात है, कैसे डेथ हुई इनकी। आफ्टर दैट एक और बीच में बादशाह भी आए, लेकिन हम इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करेंगे। रजिया, ये एक अकेली लेडी है, फीमेल रूलर है, जो कि बेसिकली इल्तुतमिश की बेटी थी, और उन्हीं की विल पर इनको ये इख्तिदार दिया गया कि ये संभाले बागडोर मुल्क की या रियासत की। 1236 से 1240 तक इनका शासनकाल रहा, और ये बड़ी ब्रेव लेडी थी। लेकिन ये बेसिकली जो चहलगनी की विल थी उसके अगेंस्ट जाके किया था इन्होंने, आपके इल्तुतमिश ने। ये बात भी याद रखने वाली है। रजिया ने जलालुद्दीन याकूत, जो कि बेसिकली एक इथोपियन ऑफिसर थे, उनको इतनी ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे कि इनके दरबार के जो बड़े बड़े लोग थे, थियोलॉजियंस और सिपे सालार किस्म के लोग जो थे, वो अगेंस्ट होने लगे रजिया के। और ये रिवोल्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक वक्त ऐसा आया कि मुल्तान, बदायूं, हांसी, लाहौर जैसे गवर्नर्स ओपनली रिवोल्ट करने लगे रजिया के अगेंस्ट। और एक और खतरनाक बिल्कुल गवर्नर था जिसको कहते हैं अल्तुनिया, जिसका पूरा नाम था मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, जो कि बेसिकली गवर्नर और ऑफ भटिंडा था। उसने तो मानने से इनकार कर दिया कि हम रजिया के अंडर थ्रोन काम नहीं करेंगे, उसने मानने से इनकार। और ये बहुत ही कई ब्रेव किस्म का आदमी था। इसको खास तौर से नियुक्त किया था किसने, इल्तुतमिश ने इसको, अल्तुनिया को। अब रजिया ने याकूत को अपने साथ लिया और अल्तुनिया के ऊपर चढ़ाई कर दी जाके उधर। और इसने बेवकूफ ने क्या किया कि अल्तुनिया को मरवा और दिया। अल्तुनिया गॉट मर्डर्ड बाय याकूत। याकूत ने, वो अल्तुनिया ने याकूत का मर्डर कर दिया, तो ये उसको ले गई, उसको मरवा और दिया। और इसको रजिया को अल्तुनिया ने कर लिया कैद। अब कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, जरा सुनिएगा। कैद तो कर लिया, उसके बाद सब्सिक्वेंटली रजिया मैरिड अल्तुनिया। अल्तुनिया ने प्रपोज कर दिया होगा, भाई तू अब मुझसे शादी कर ले। उसने शादी के लिए रजामंद भी हो गई, मतलब इसके दोस्त को तो मार दिया, अब वो शादी के लिए रजामंद हो गई। अब इतनी देर में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इतनी देर में डेवलपमेंट ये हुआ कि एक बहरम शाह, जो इसका सौतेला भाई था, जो कि बेटा था इल्तुतमिश का ही, बहरम शाह, क्योंकि रजिया ने तो दिल्ली छोड़कर वहां चली गई, क्या नाम है, बठिंडा की तरफ चली गई। तो बहरम शाह ने इतने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। बहरम शाह ने अपनी आर्मी वहां स्टेब्लिश कर ली। तो बहरम शाह को शिकस्त देने के लिए इनने प्रोसीड किया दिल्ली की तरफ। ये बात याद रखने वाली है। अब क्या हुआ, बहरम शाह की आर्मी ने डिफीट कर दिया इसको, रजिया और अल्तुनिया दोनों को।
और दोनों को मार के खदेड़ के भगा दिया भटिंडा की तरफ। भटिंडा की तरफ इनको जो भगाया तो इनकी जो आर्मी थी, भटिंडा की तरफ जो इनको भगाया तो इनकी जो आर्मी थी उसने कैथल यानी हरियाणा की तरफ क्या कर दिया, इनको खदेड़ के रख दिया। और वहां इनको कुछ जाट रॉबर्ट्स मिल गए, जैसे कि हिस्ट्री में है, और भी कई बातें हैं इससे मुताल्लिक हिस्ट्री में, और भी कई बातें। बहरहाल जो बहुत ही स्ट्रांग बात है वो ये है कि जाट रॉबर्ट्स ने इनको कत्ल कर दिया 1240 में नियर कैथल। बात समझ में आ गई क्या? इनकी कहानी खत्म हो गई, पर्दा गिरा देते हैं इनका। फिर गयासुद्दीन बलबन, इट इज अगेन एन इम्पोर्टेंट रूलर, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सवाल आते हैं। 1265 से लेके 1287 तक इसका रेल, यानी इसका शासनकाल। ये चहलगनी का एक मेंबर था, ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। दूसरी बात, इसने इंपॉर्टेंट काम क्या किया, इसने स्पाई सिस्टम, क्योंकि बेसिकली रियासत बिखरने लगी थी तो इंटरनल मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए इसने स्पाई सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया। इंटरनल आर्मी इसने क्रिएट, इंटरनल आर्मी। मिलिट्री डिपार्टमेंट इसने एस्टेब्लिश किया जिसको दीवाने अर्ज बोलते हैं। तो दीवाने अर्ज या मिलिट्री डिपार्टमेंट और गयासुद्दीन बलबन, ये बात दोनों याद रखने वाली है स्लेव डायनेस्टी को लेकर, ओके। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी। इसने नौरोज फेस्टिवल की शुरुआत की, जो कि बेसिकली पर्शियन न्यू ईयर की शुरुआत, मतलब पर्शियन न्यू ईयर होता है, ठीक है। ये एक फेस्टिवल इसने शुरुआत की अपने। इसने अपने आप को 2 टाइटल दिलवाए, जिल्ले इलाही, जिसको इंग्लिश में आप शैडो ऑफ गॉड भी कह सकते हैं। हम इसमें नहीं जाएंगे इसने गलत किया सही किया, हम बेसिकली हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इसने अपने आप को टाइटल दिया नियाबत खुदाई, जिसको कहते हैं गॉड्स वाइस रीजेंट ऑन अर्थ। तो इसने 2 अपने आप को ये टाइटल दिए। तो अगर आपसे पूछा जाए नियाबत खुदाई किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गयासुद्दीन बलबन को। या जिले इलाही की जिले इलाही, तो इसमें अकबर लगा देते लोग, तो ये भी बेसिकली गयासुद्दीन बलबन के लिए कहा जाएगा, ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। आफ्टर दैट he introduced Persian etiquettes like सिजदा एंड पैबोस। सिजदा मतलब जब आप बादशाह के सामने जाएंगे, जब आप जैसे ही थ्रोन को देखेंगे थोड़ा सर झुकाएंगे। पैबोस मतलब आप जो भी मोनार्च होगी उसको क्या करेंगे, उसको चूमेंगे, लाइक दैट, है ना। ये सब पर्शियन एटिकेट्स थे, मुस्लिम एटिकेट्स नहीं थे ये, लेकिन इसने इंट्रोड्यूस किए। जो हिस्ट्री में है हम वो लिखेंगे, वो बात करेंगे। He showed special attention to the poet अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो इसके दरबार का, अमीर खुसरो कई बादशाहों के दरबार में रहे, ये बात याद रखिएगा। तो इसने स्पेशल अटेंशन दे रखी थी, मतलब ये काफी मानता था, ये बात याद रखिएगा। डाइड इन 1287 में इसकी डेथ हो गई। कैसे हो गई ये खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट तोता उड़ा दिया मैंने। ये करीब करीब क्या एग्जैक्ट 11 ये आपके रूलर्स हैं इस डायनेस्टी, जो मैंने लिखे हुए हैं रीन के साथ। प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने भी सब किताबों से देखकर और अपनी बातें जो पहले से पता थी उसके जरिए मैंने लिखा है, बनाया है, किया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक आध गलती हो गई है या कहीं कोई बात हो गई है, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा और मुझे इत्तला भी कर दीजिएगा कि सर यहाँ गलती हो गई है या यहाँ पर ये चीज ठीक हो सकती थी। कभी कोई बात जुबान से गलत भी निकल जाती है, कभी ऐसा होता है कि हम पता चला 1206 लिख रहे हैं 1216 हो गया, है ना। तो इसको जरा प्लीज माइंड में करिएगा और मुझे बताइएगा। तो ये सारे रूलर्स के नाम लिखे हुए 1 2 करके 11 तक। तो 11 रूलर्स हैं, 1206 से लेके 1290 तक है। ये हिंदुस्तान के किस खित्ते में थी इनकी रियासत, इनकी हुकूमत, वो आपने यूट्यूब का जो वो देखेंगे, क्या कहते हैं उसको, अरे पहले से ऊपर जो फोटो आता है, मेरे पता ये जहन से नाम निकल गया, उसमें आपको दिखेगा। आप नेट पर भी चेक कर सकते हैं कि कितने खित्ते में इनकी वो थी। थंबनेल जिसे कहते हैं, थंबनेल यूट्यूब पर जो थंबनेल है, अगर सर्च में वो आया होगा तो आप देखेंगे।
ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।